Good evening, everyone. This is Himanshu Sharma, Computer Science थर्ड ईयर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आज हम 450dsa.com के स्टैक्स एंड क्यूज क्वेश्चन नंबर 15 to 36 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट में हमने 28 तक कवर किया था, अभी हम 29 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ा बाद में लेना चाहूँगा। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 30, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रॉट ऑल ऑरेंजेस। हमें एक ग्रिड दी रहेगी n बाई m डायमेंशंस की, जिसमें हर एक सेल कैन बी गिवन अ वैल्यू 0, 1 एंड 2 विच हैज़ द फॉलोइंग मीनिंग। जीरो का मतलब उस सेल में कुछ नहीं रखा, एम्प्टी सेल। 1 का मतलब सेल हैव फ्रेश ऑरेंजेस, मतलब उस पर्टिकुलर सेल में एक ऑरेंज रखा है जो फ्रेश है। और 2 डिनोट करता है कि उस सेल में एक ऐसा ऑरेंज रखा है जो रॉटन है। We have to determine what is the minimum time required to rot all oranges. The rotten orange at index ij can rot other oranges at indexes. मतलब इन indexes का मतलब है लेफ्ट में, राइट में, उसके अबव और उसके बिलो। ठीक, इन यूनिट टाइम। हर एक टिक पे, मतलब अगर मैं टाइम को टिक से डिनोट करूं एक पर्टिकुलर, तो उस टिक के बाद जो उसके रॉटन ऑरेंज के इन पोजीशंस पे कोई भी अगर फ्रेश होगा तो वो रॉट हो जाएगा। और ऐसे ही हर एक नेक्स्ट टाइम टिक पे वो अगलों को करता जाएगा। तो मतलब सिंपली क्या करना है, हमको तो ये समझ आ रहा है कि मान लीजिए अगर जैसे कीपैड है उससे आइडिया लगा सकते हैं, या फिर यहीं पर दिखाता हूँ आपको। हाँ, जैसे ये वाला रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें 2 मतलब रॉटेन है, तो इसके जो सराउंडिंग में है वही रॉट होंगे, और आगे तो ये प्रोसेस नहीं जाएगी। सेम यहाँ पर भी है, ये 2 है, इसके आसपास कौन है, यही वाला ऑरेंज है, तो यही रॉट होगा पहले टाइम टिक पे। ये दूर मतलब इसके इससे दूर ये वाला ऑरेंज तो रॉट नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें उन ऑरेंजेस का एक क्यू बनाना है कि भाई इन सबको हमें 1 बाई 1 रॉट करना है, क्यू बनाना है, जिनके जस्ट नेक्स्ट में किसी नेक्स्ट वैलिड पोजीशन पे एक रॉट एन ऑरेंज हो। जैसे यहाँ पर हमें एक क्यू दी, मतलब हम क्यू बनाएंगे कि 0 0 के पास में है 0 1, तो हमारा क्यू में होगा पहला 0 1, फिर होगा 1 एंड 0, 1 एंड 0, क्योंकि ये दो ऑरेंजेस नेक्स्ट टाइम टिक में रॉट होने वाले हैं। तो सिंपली हमें उन ऑरेंजेस का क्यू बनाना है जो रॉट होने वाले हैं अगले टाइम टिक पे, और इनसे जो प्रोपोगेट होगा उसको उस क्यू में भरते जाना है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है कि हमने एक क्लास डिक्लेयर की, और इस क्लास का जो इनिशियलाइजेशन होगा वो सबसे पहले ग्रिड होल्ड करेगा उन ऑरेंजेस के प्लेसमेंट का। हमने यहाँ पर एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया है इज वैलिड, ताकि हमें पता चले ये जो इंडेक्स हम ऑपरेट कर रहे हैं ये इस ग्रिड में लाए करता है या नहीं, ताकि आगे चल के रेफरेंसिंग में वो कोई दिक्कत ना दे। तो वही हमने क्यू इनिशियलाइज की, पाइथन इनबिल्ड हमें देता है, हम उसको यूज़ करते हैं। मैंने सबसे पहले इटरेट किया और स्टोर कर लिया उन और रॉटेन ऑरेंजेस को और उनका पोजीशन। मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिखी है, लिखा है 0। इसका मतलब ये है कि ये कौन से टाइम टिक पे रॉट हुआ। इनिशियलाइजेशन में तो सब 0 रहेगा, जो जो रॉट होंगे। अगले टाइम टिक पे मान लीजिए जैसे ये 0 है, इसका टाइम टिक 0 है, एंड ये वाला रॉटेन है, अगले टाइम टिक पे ये आएगा तो इसका टाइम टिक 1 होगा, और उस इटरेशन पे ये 2 हो जाएगा। ठीक, और ये सारी प्रोसेस के दौरान हमें वो मिनी मतलब मैक्सिमम टाइम लेना है। तो उस मैक्सिमम टाइम को मैं मैक्सिमम डेप्थ के टर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब मैक्सिमम डेप्थ, मैं डेप्थ जो ब्रेथ फॉर सर्च है उसके कितने गहराई में गया, वही टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। तो वही मैंने क्या किया फिर, जब तक मेरा जो क्यू है एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक तुम क्यू में से एक वैल्यू लो, उसको एज अ टेम्परेरी प्रिंट कर दो ताकि पता चले हम कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर जो हमारा जो करेंट ये पर्टिकुलर वैल्यू है,
मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे का जो टाइम टिक है वो करंट मैक्सिमम से बड़ा है, तब क्या करो, करंट मैक्सिमम को स्टोर कर लो। अदरवाइज मतलब अदरवाइज नहीं, इसके नेक्स्ट में आप लेफ्ट को क्यू के अंदर पुट करो। पहले तो चेक कर लो कि ये जो हमें सप्लाइड डायमेंशन, मतलब सप्लाइड आई एंड जे वैल्यू है, उसमें हम अगर लेफ्ट में जाते हैं तो क्या वो वैलिड है? ठीक। अगर वो फ्रेश ऑरेंज है, अगर वो फ्रेश ऑरेंज है, तभी आप क्या करो, उसको रॉट करो, और उसको रॉट करने के बाद इसको क्यू में डालो, ताकि अगले इटरेशन में इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाले नेबर्स को हम कॉल कर सकें। ऐसी करके मैंने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में किया। हम यहाँ तो हम एक और काम कर सकते थे इधर, -1 से 1 तक आई के लिए और -1 से 1 तक जे के लिए इटरेट करते हैं, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम होती कि वो सारे डायगनल्स भी रेफर कर लेता। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा था कि जैसे अगर हम यहाँ पर हैं इस पोजीशन पे, तो हम ये वाले जो ऑपरेशन है वो टॉप डाउन लेफ्ट एंड राइट पे कर रहे हैं। अगर हमें डायगनल इंट्रैक्शन भी अलाउड होता तो हम सिंपली -1 to 1 तक इटरेट करते दोनों डायमेंशंस में, और हमें वो पूरा ग्रिड मिल जाता। बस एक शॉर्ट नोट था उसमें। तो जब हमारा ये पूरा इटरेशन खत्म होगा, जब हमारा पूरा इटरेशन खत्म होगा तो हमारे पास लास्ट में मैक्सिमम डेप्थ स्टोर रहेगी, तो हमको उसको रिटर्न कर देना है। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक ऑरेंज है जो एकदम अलोन है, मान लीजिए ये वाला अब ऑरेंज अलोन हो गया और इसके आसपास कोई नहीं है, तो ये कभी रॉट नहीं होने वाला, रॉट नहीं होने वाला। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये कभी रॉट नहीं होगा? हमें ऐसे पता चलेगा जब हमारा ये जो इटरेशन, मतलब ये इटरेशन है ना क्यू वाला, जब खत्म हो जाएगा तो हम लास्ट में चेक कर लेंगे कि भाई ये ग्रिड में सब 2 है कि नहीं। अगर हमें सिंगल 1 भी एनकाउंटर होता है, मतलब हमारे पास एक ऐसा ऑरेंज है जो रॉट नहीं हो सकता। तो मतलब अगर कभी ये पूछा गया कि कौन सा ऑरेंज रॉट नहीं हो रहा, तब आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने ग्रिड डिक्लेयर की ऑफ रॉटन ऑरेंज, फ्रेश ऑरेंज एंड एम्प्टी सेल्स, और जब मैंने उसको पास किया तो ये बताता है कि क्यू में कौन कौन है, क्यू में किन किन के ऊपर ऑपरेशंस हुए हैं। और देख सकते हैं लास्ट में हमें ये 2 0 इस लोकेशन पे हमारा लास्ट में वो होगा रॉट, तो वही हमें मैक्स डेप्थ रिटर्न कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 31, distance of nearest cell having 1 in binary matrix. Given a binary grid, find the distance of nearest one in a grid of each cell. मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें कहता है कि हमारे पास जो सेल है ना, सेल वो वंस और जीरो से भरा रहेगा, और पर्टिकुलर सेल से एक वन, नंबर 1 कितना दूर है, और डायरेक्शंस होंगी लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। डायगनल्स हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, तो मतलब यहाँ पर भी हमें एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना पड़ेगा, और हमने क्यू डिक्लेयर की। ठीक। क्यू डिक्लेयर की तो हम ये भी हम यहाँ पर ये डिक्लेयर करेंगे कि ये विजिटेड है या नहीं, विजिटेड है या नहीं। इसका आगे चल के काम बताएंगे आपको। तो यहाँ प्रोसेस ये रहेगी कि जैसे, हाँ ये वाला रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ प्रोसेस ये रहेगी कि ये वाला जो सेल है ये 1 से कितनी दूर है, 0 डिस्टेंस पे। ये वाला भी 0 डिस्टेंस पे, ये वाला भी 0 डिस्टेंस पे, ये वाला भी 0 डिस्टेंस पे, ये वाला भी 0 डिस्टेंस पे। ठीक। तो हम क्यू में इन सब वैल्यूज को पुश कर देंगे, और इनको बोलेंगे कि तुम्हारे यहाँ पर 1 अवेलेबल था, और तुम्हारा जो वैल्यू है वो 0 रहेगा, जो कि यहाँ रिजल्ट पे हम स्टोर करेंगे। ठीक। और जो मैं क्यू इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ वो हम यहाँ कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक क्यू में से एलिमेंट लो, चेक करो ये वैल्यू, जो हमारा जो डायमेंशंस आने वाले हैं आई एन जे, ये वैलिड है या नहीं। और वैलिड है तो इसको प्रीवियसली स्टोर्ड जो डिस्टेंस था 1 का, उसमें +1 करके इसको सप्लाई कर दो।
मतलब इसको कॉल करने वाले का जो डिस्टेंस है इससे, इसको कॉल करने वाले का जो डिस्टेंस है इससे, मान लीजिए अगर ये वाले वैल्यू ने अपने लेफ्ट में कॉल दिया, तो ये 1 से कितना दूर हुआ, 1 यूनिट हुआ। भले इसको कोई भी कॉल करे, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना हुआ, हमेशा +1 होगा प्रीवियस, इसके कॉलर से +1। हमने सिंपली यहाँ पर कॉलर से +1 किया और उस पर्टिकुलर स्टोर ग्रिड, उस पर्टिकुलर सेल पे स्टोर कर दिया। अब हमें इसके जो नेबरिंग सेल्स हैं, इस उनको तभी कॉल करना है जब वो विजिटेड हो, मतलब विजिटेड ना हो, विजिटेड ना हो। तो हम क्या करेंगे, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम प्रीवियस स्टोर करेंगे कि भाई अगर अब ये जिनको कॉल करने वाला है, मतलब ये जिनके लिए कॉलर बने वाला है, उनमें वैल्यू क्या प्लस करनी है, वो प्रीवियस रहेगी। ठीक। और इसके नेबर्स को मैंने पुश कर दिया और इस पर्टिकुलर को डिक्लेयर कर दिया कि ये विजिटेड है। अब इसको कभी भी क्यू में इसके नेबर्स को नहीं डालना है। तो जब ये हमारा प्रोसेस खत्म होगा तो हमको सिंपली ये रिजल्ट रिटर्न होगा। तो यहाँ पर वही प्रोसेस रहेगी। ये वाला सेल 3 यूनिट्स दूर है एक 1 से, ये वाला सेल 1 यूनिट दूर है, और ये वाला सेल तो 0 यूनिट है क्योंकि ये 1 है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ के साइज। इसका मतलब जैसे हमारे पास एक अरे दी रहेगी, फॉर एग्जांपल दिस वन, और हमारा विंडो साइज है मान लीजिए 3 विंडो साइज। ये स्लाइडिंग विंडो वाला प्रॉब्लम है। तो मतलब जैसे ये वाला जो विंडो हम फॉर्म कर रहे हैं ना 3 वाला, इसको आगे स्लाइड करेंगे 8 to 3, फिर 2 3 - 6, फिर अगला हमारा होगा 3 - 6 and 10। ऐसे विंडो हम स्लाइड करेंगे। तो इस स्लाइडिंग विंडो का क्या हमें मांग रहा है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर फॉर ईच एंड एवरी विंडो कंटिन्यूस सब अरे ऑफ साइज के। ठीक। तो मतलब हमें ये जैसे ये वाली विंडो है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट हम जब इटरेट करेंगे तो हमें सबसे पहला नेगेटिव वैल्यू क्या मिल रहा है, -8। ठीक। अगर हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो हमें सबसे पहला कौन सा नेगेटिव वैल्यू है, -6। अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो हमें कौन सा नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, -6। तो मतलब हमें वही चीज़ यहाँ रिटर्न करनी है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें विंडो साइज 2 दिया है। तो मान लीजिए यहाँ -8 and 2, तो पहला हो गया -8। फिर हमारा नेक्स्ट विंडो होगा 2 3। अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू एनकाउंटर नहीं होती है तो हमको सिंपली 0 पुट कर देना है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक। तो हमारा एक जनरल जो प्रोसेस होगा इसको सॉल्व करने का, वो ऐसा रहेगा, जनरल प्रोसेस, कि हम विंडो फॉर्म करेंगे। यहाँ मैंने सिंपल विंडो फॉर्म की है। विंडो फॉर्म करने का मतलब मैं जो आई की वैल्यू है 0 से n-1 + 1, n-k+1, के यहाँ पर विंडो साइज है और यहाँ +1, ये इंडेक्सियल फॉर्म चल रहा है, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए +1 किया है। और ये लास्ट विंडो तक इटरेट करेगा आई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कह सकते हैं विंडोज फॉर्म किए। फिर एक मैं फ्लैग सेव करता हूँ। फ्लैग इसलिए सेव किया है कि भाई अगर मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर विंडो में -1 मतलब नेगेटिव वैल्यू है या नहीं। ठीक है। तो ये फ्लैग बताने वाला है। तो मैंने जैसे विंडो फॉर्म की, तो मैं इसके इस विंडो में इटरेट करूँगा। तो जे वैल्यू को मैंने 0 to k इम्प्लीमेंट किया और उस पर्टिकुलर विंडो में प्लस करूँगा जे को, ताकि मैं उस पर इटरेट कर सकूँ। जब देखता हूँ कि वो नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, मतलब 0 से छोटा, तो मैं सिंपली उसको प्रिंट कर दूंगा और फ्लैग सेट कर दूंगा ट्रू, कि भाई मुझे यहाँ नेगेटिव नंबर मिल गया। तो जब ये लूप खत्म होगा तब ये रहेगा कि यहाँ पर 0 प्रिंट नहीं करना है। अगर हमारा फ्लैग फॉल्स ही रह जाता है तब ये 0 प्रिंट कर देगा। तो इसका एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ये रहेगा कि हम जो प्रीवियस नेगेटिव वैल्यू थी उसके इंडेक्स को कैश कर लें, मतलब स्टोर कर लें। तो यहाँ पर हमने उस नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में वही किया कि फर्स्ट नेगेटिव इंडेक्स हमें कैश कर लिया 0,
मतलब इनिशियलाइज किया, और फिर मैं जो आई की वैल्यू है, ये वही चीज़ है, मैं यहाँ विंडो फॉर्म कर रहा हूँ। विंडो फॉर्म करने का अलग अलग तरीका रहेगा। या तो मैं इस फॉर्म में कर सकता हूँ, ये भी वैलिड है, या तो मैं इस फॉर्म में कर सकता हूँ, ये भी वैलिड है। इसमें क्या होता है कि मैं जैसे ये वैल्यूज हैं एज्यूम कीजिए, तो 4 का विंडो फॉर्म करना है, तो मैं एक ये विंडो फॉर्म कर सकता हूँ, और लास्ट जो होगी वो ये रहेगी। तो मेरी आई की वैल्यू इस हैश से इस हैश तक जाएगी, ठीक। और ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये वाला, इसमें क्या किया है, पहला तो विंडो फॉर्म होगा 4 वाला, ये लास्ट वाला विंडो फॉर्म होगा 4 वाला ये। तो आई का पहला जो वैल्यू होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी और लास्ट में यहाँ तक जाएगी। मतलब जो पहले ये वाला प्रोसेस है, ये राइट में कंसिडर करता है, और ये वाला प्रोसेस लेफ्ट में कंसिडर करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस वो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक। तो हाँ, तो हमने जो फर्स्ट नेगेटिव कैश किया था, उसको चेक करते हैं कि वैलिड है या नहीं। वैलिड का मतलब कि ये इस विंडो में लाई करता है या नहीं। और अगर इस विंडो में ये लाई नहीं करता, तो सिंपली आप इस फ्लैग, मतलब इस कैश्ड इंडेक्स को +1 करो, और फिर चेक करो ये इसके अंदर लाई करता है या नहीं। और अगर लाई करता है तो ये नेगेटिव है या नहीं, ठीक। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा कि यार ये जो फर्स्ट नेगेटिव है इस पर्टिकुलर विंडो के लिए वैलिड है और नेगेटिव भी है, तब क्या करो, इसको आप इस जो इसको मतलब चेक करो, ये मतलब ये ज़ीरो वाली कंडीशन हैंडल की है हमने इधर। जब ये लास्ट में जाकर ब्रेक हो जाएगा, तब हमें लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि ये 0 से छोटा है या नहीं। अगर 0 से छोटा हुआ ये वैल्यू, तो हमें यहाँ पर उसको सेव करना होगा, और अगर नहीं हुआ वो लास्ट वाला वैल्यू, तो हमको सिंपली 0 रखना है। और जब हम ये प्रोसेस ख़त्म कर देते हैं तो उसको प्रिंट कर दो। तो ये हमारा मतलब उस स्लाइडिंग विंडो के साथ साथ चलता जाएगा, और ये जो प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन है उस हर एक विंडो में इटरेट करेगा। तो इसमें ज़्यादा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, इसमें हमारा थोड़ा कम रहेगा। इनका मतलब प्रीवियस वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा मतलब फाइंड करना मैथमेटिकली ईजी है, इसका कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की, हमने एक अरे डिक्लेयर किया जिसमें गिवन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और हमने विंडो का साइज़ दिया 3, और इस अरे का लेंथ कितना है उसको कैश किया। एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ताकि हम फंक्शन को कॉल सकें, और दोनों दोनों प्रोसेस, नॉर्मल इटरेटिव एंड इफेक्टिव वाला, दोनों को कॉल किया, तो दोनों के रिजल्ट वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 33, चेक इफ ऑल लेवल्स ऑफ टू ट्रीज आर एनाग्राम और नॉट। एनाग्राम जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में देखा ही, उदेश ने बताया था कि ये एनाग्राम्स मतलब गिवन गिवन कैरेक्टर्स, गिवन नंबर्स का परम्यूटेशन। जैसे हमारे पास 1 2 3, इसका एनाग्राम 3 2 1, या फिर 1, ये एनाग्राम्स हो गए, ठीक। मतलब उसी का यूज करके हमने उसको फॉर्म किया। यहाँ पर मैंने ट्री पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक नोड डिफाइन करना पड़ा जिसमें डेटा और लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नोड्स का लिंक होगा। तो इसका ये प्रोसेस रहेगा कि हम दो क्यूज बनाए, दो क्यूज। पहला क्यू बताएगा, जैसे यहाँ पे, हाँ, तो पहला क्यू बताएगा कि हम कौन से पे काम कर रहे हैं, कौन से पे काम कर रहे हैं। और दूसरा क्यू बताएगा कि यार ये अभी तक हमने कितना ट्रैवर्स किया, अभी तक हमने कितना ट्रैवर्स कर लिया। कितना ट्रैवर्स करना इन द सेंस मतलब अभी तक का लेवल ऑर्डर क्या रहा है,
हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था लेवल ऑर्डर से हमें ट्री कैसे फॉर्म करना है, तो उसमें हमने अरे दी थी और सिर्फ इंडेक्स का यूज़ करके हमने फॉर्म किया था। लेकिन यहाँ हमें गिवन ट्री को लेवल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम क्यू का यूज़ करेंगे। तो पहली क्यू बताएगी हम कौन से पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे विद द ए, जो मतलब रूट वैल्यू है। ठीक, अगले इटरेशन में हम इसको पॉप करेंगे और बोलेंगे कि यार इसके चाइल्ड नोड कौन है, बी एंड सी। और जो हमारी दूसरी क्यू होगी ये लेवल ऑर्डर स्टोर करते जा रही है, बी सी ए बी सी। फिर ये वाले क्यू में से बी पॉप होगा, मतलब डी क्यू होगा। और बी के चाइल्ड कौन है, डी एंड ई, डी एंड ई। और हम अभी तक का कितना ट्रैवर्स हुआ को सेव करेंगे और सी को कॉल करें, सी को हमने पॉप किया। फिर सी के जो चाइल्ड हैं एफ एंड जी, उनको पुश कर दिया जो वर्किंग एरिया है, और लेवल ऑर्डर सेव करने के लिए एफ एंड जी उसको सेव कर लिया। तो हम इस क्यू का क्या करते हैं कि इन वैल्यूज के साथ एक दूसरी वैल्यू एसोसिएट कर देंगे कि जो बताएगी इसका लेवल क्या है। तो मतलब ए का 0, बी का 1, सी का 1, डी का 2, ई का 2, एफ का 2, जी का 2। तो ये बताता है कि कौन से लेवल को करस्पॉन्ड करता है। तो ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला हिस्सा 2। तो अब हमें क्या करना है, जब हम दूसरा ट्री बनाए, दूसरे ट्री पे ये ऑपरेशन करेंगे, तो उसका भी क्यू कुछ ऐसे ही बनेगा। और हर एक लेवल एनाग्राम है, तो कोई दूसरी अरेंजमेंट हो सकती है उसकी। तो मान लीजिए P1 वही इस पोजीशन पे यार, और E2 पहले आया, F2 और D2 एंड G2। अब हमको क्या करना है, जो ये इस इसमें जो वैल्यू हमने अपेंड की है उसके करस्पॉन्डिंग वो एनाग्राम है या नहीं। तो सिंपल हमें क्यू में से तब तक चीज़ों को वर्किंग एरिया में लाना है जब तक उनका जो ये प्रीफिक्स है, मतलब सफिक्स है, वो उस पर्टिकुलर लेवल को डिनोट करता है या नहीं। और जब तक जैसी हमने उन वैलिड वर्किंग नोड वैल्यूज़ को हमने वर्किंग एरिया में ले आए, तो हमें उनको सिंपली देखना है कि एनाग्राम है नहीं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। हमने मतलब ये रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन है, रिकर्सिव नहीं मतलब वाइल लूप का ही यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट उस तरीके का रहेगा। तो हमने दो क्यूज फॉर्म की, ठीक, और ये दोनों अलग अलग ट्रीज के लिए ऑपरेट हो रही हैं, अलग अलग ट्रीज के लिए। और या करंट लेवल में कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक, और हमारा यहाँ पर ये एनाग्राम है या नहीं वो चेक होता है। तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इसमें हमने दोनों ट्रीज को फॉर्म किया, ट्री 1 एंड ट्री 2, और दोनों को चेक किया कि वो एनाग्राम है या नहीं। तो यहाँ चेक करने के लिए इन्होंने सिंपल सॉर्ट का यूज़ किया है, क्योंकि अगर दोनों में वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए एनाग्राम के लिए सबसे पहले, तो वो कंडीशन अगर वैलिड है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एनाग्राम मतलब हैं एक दूसरे के। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 34, sum of minimum maximum elements of all subarrays of size k. Given an array of both negative and positive integers, the task is to compute sum of minimum and maximum element of subarrays of size k. Subarrays ये सब अरेज होंगी कंटिन्यूस, हमारी कंटिन्यूस सब अरेज होंगी। मतलब वही हमने जो स्लाइडिंग विंडो देखा था ना पहले, वही चीज़ है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी अरे दी है, इसमें हमारी विंडो का साइज़ है 4। तो पहला सिलेक्शन होगा 2, 5, -1 एंड 7। नेक्स्ट सिलेक्शन होगा 5, -1, 7, -3। ऐसे करते करते लास्ट में हमारा होगा 7, -3, -1 एंड -2। ठीक,
अब इन सब अरेज जो फॉर्म हो रही हैं उनमें से हमें मिनिमम करंट मैक्सिमम रिट्रीव करना है, दोनों को सम करना है, और लास्ट में जो वैल्यूज बनती है उनका समीशन लेके हमको फाइनली रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकर्सिव इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन तो दिख ही रहा है कि हम यहाँ से यहाँ तक स्लाइस करें, करंट मिनिमम मैक्सिमम सम करें और स्टोर कर लें टोटल में। नेक्स्ट विंडो बनाई, उसका मिनिमम मैक्सिमम लिया, सम किया और टोटल में हमने प्लस करके स्टोर कर दिया। तो वो रिकर्सिव इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन रहेगा हमारा। एम इंटू के का मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एन, और हम इस विंडो के अंदर एन टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे, इटरेट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो वही, तो एम स्टार के हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम मोनोटोनिक स्टैक्स का यूज़ करें। मोनोटोनिक मतलब मोनोटोनिक यहाँ पर हमने ये सॉरी डी क्यू का यूज़ किया है, जो मतलब मोनोटोनिक होंगी, क्यूज होंगी जो मोनोटोनिक होंगी, जो कि करंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, और स्मॉलर एलिमेंट जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, दोनों क्यूज में। तो मोनोटोनिक का हमने प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन देखा है क्यों यूज़ होता है, कि मतलब अभी तक के इटरेशन में कौन सा मैक्सिमम रहा, कौन सा मिनिमम रहा, और इसका हमने एक हिस्टोग्राम वाला सॉल्यूशन देखा था। आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं कैसे कैसे यूज़ होता है। तो जंपिंग टू द सॉल्यूशन, यहाँ पर हमने दो क्यूज़ डिक्लेयर की जो कि अभी तक के स्मॉलर, अभी तक के ग्रेटर को स्टोर करेंगी, और हम सबसे पहले तो इनिशियलाइज करेंगे इन दोनों को। ठीक, इनिशियलाइज करने के लिए जब तक एस की लेंथ 0 से बड़ी है और जो एस स्मॉलर वाला है उसके जो टॉप एलिमेंट है वो इटरेट होते हुए, मतलब जो पहली विंडो होगी उससे बड़ी है या नहीं, तो मतलब हमें ये वैलिड फॉर्म में अरेंज कर रहा है ये पहला वाला हिस्सा, स्मॉलर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करता है, और ये वाला सेकेंड हिस्सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करता जाएगा। ठीक, और जब ये हमारा वैलिड फॉर्म में आ जाएगा, पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वैलिड फॉर्म में आ जाएगा, तब आपको न्यू वैल्यू इसमें पुट करनी होगी। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर आप जैसे इनिट ये प्रिंट किया है मैंने, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर विंडो के लिए जो ग्रेटर एलिमेंट रहेंगे वो इस तरह से रिप्रेजेंटेड है, और स्मॉलर भी। ठीक, जब हमारा इटरेशन मतलब इनिशियलाइजेशन ख़त्म हो गया, तो अब हमें इन विंडोज़ पे इटरेट करना है। विंडो पे मैंने के से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ एक, तो यहाँ k-1 लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आगे फिर से वही काम करने लगेगा, तो इसलिए मैंने के से स्टार्ट किया। के से स्टार्ट करने के बाद तो अब मुझे सम स्टोर करना है। सम स्टोर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्मॉलर और ग्रेटर, क्योंकि ये दोनों पे पर्टिकुलर विंडो के लिए वैलिड वैल्यू रहेगी, तो अब हमें उन दोनों को प्लस करना है, लेकिन क्यू में से हटाना नहीं है। ठीक, और तब तक जब तक हमारा जो ये इंडेक्स रहेंगे वैलिड नहीं हो जाते, तब तक आपको लेफ्ट साइड से चीज़ों को पॉप करते जाना है। तो रिमूव ऑल प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट ये हमने ख़त्म करते हैं। तो जब हमारे दोनों कीज़ पे जब टॉप पे वैलिड वैल्यूज़ रहेंगी, मतलब इंडेक्स के पर्सपेक्टिव में, तब तक हमें ये प्रोसेसेस करनी है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब करंट वैल्यू, क्योंकि अब नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो में हमारा न्यू वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा, तो अब इन दोनों क्यूज़ में न्यू वैल्यू को पुट कर दो, ताकि अगले इटरेशन पे चेक हो जाए कि वैलिड है या नहीं पर्टिकुलर विंडो के लिए। तब जब ये हमारा पूरा इटरेशन ख़त्म होगा, तब हमें फाइनली सम रिटर्न करना है, जो कि सारे मिनिमम सारे मैक्सिमम्स का सम होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की।
ये इस अरे रिप्रेजेंटेशन पे हमने पहला विंडो अचीव किया, 2 5 -1, मिनिमम -1, मैक्सिमम 5 को रिटर्न कर दिया। और हर इटरेशन पे हमारी ये कंडीशन रहेगी, पहला इनिशियलाइजेशन, फिर दूसरे पे हमारा ग्रेटर ग्रेटर हमारा 7 और स्मॉलर हमारा -1, दोनों क्यूज़ के टॉप पे हमारा इस पर्टिकुलर विंडो के लिए वो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू रहेगी, उन दोनों को प्लस करते हुए हमें लास्ट में रिटर्न कर देना। हाँ, मिनिमम सम, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 35, मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कैरेक्टर्स काउंट इन अ गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग के कैरेक्टर्स। हमारे पास एक स्ट्रिंग दी रहेगी एस, लोअर केस में होंगे सारे, एंड अ नंबर के। द टास्क इज टू प्रिंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ के कैरेक्टर्स। द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ काउंट ऑफ ईच डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये इनपुट है ए बी सी सी सी, और के की वैल्यू 1 है, तो मतलब इस स्ट्रिंग में से हमें सिर्फ एक कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं, हम सिर्फ एक कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं, और उस एक कैरेक्टर को रिमूव इस तरह से करना है ताकि जो हमारा जो सम बनेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ काउंट ऑफ कैरेक्टर्स का, वो मिनिमम हो जाए। तो जैसे ए का काउंट है 1, बी का काउंट है 1, सी का काउंट है 3, ठीक, और मैं एक रिमूव कर सकता हूँ, तो मैं सी रिमूव करूंगा, सी को रिमूव किया तो उसका काउंट हो गया 2। अब ये मैं सम फॉर्म करूंगा तो ये मिनिमम होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ए ए बी 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 सी सी सी, और अगर मेरा के 2 होता, तो अब मैं कैसे रिमूव करूंगा? सबसे पहले तो मैं बी को रिमूव कर दूंगा, फिर सी को रिमूव करूंगा, क्योंकि मेरा मतलब इनका इसका काउंट हो गया 2, इसका काउंट हो गया 3, पहला रिमूवल के बाद इसका काउंट हो गया 2। तो अब मुझे सम रिड्यूस करना है, तो मैं इस पे ही काम नहीं करूंगा ना, अब नेक्स्ट जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उस पे काम करूंगा। तो ये 3 को 3 में से रिमूव किया, इसका काउंट हो गया 2। मान लीजिए अगर के की वैल्यू मैंने और बढ़ा दी 3, एक और मैं कैरेक्टर रिमूव कर सकता हूँ, तो मैंने ए को रिमूव कर दिया। तो मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें उस फ्रीक्वेंसी में से एक वैल्यू घटानी है जिसका काउंट अभी तक का सबसे मैक्सिमम हो। तो मतलब हमें चीज़ों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करना है ऑन दी गो। मतलब जब जैसे जैसे हम इटरेट करते जाएंगे के ऊपर कि हमने ये रिमूव किया, ये रिमूव किया, तो हमें हर एक इंस्टेंस पे हमें वो सॉर्टेड फॉर्म में मिलना चाहिए। तो हम सॉर्टेड फॉर्म में मतलब रिट्रीव करने के लिए प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास पाइथन में इंटरनली गिवन है, प्रायोरिटी क्यू में हमारा एक सिंपल अरे रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कुछ सिंपल ऐसे अरे के फॉर्म में दिया रहेगा, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा हीप के अंदर, मतलब मैक्स हीप या मिनी हीप। मैक्स हीप मतलब मैक्स प्रायोरिटी वाली चीज़ें टॉप पे रहेंगी हमेशा, और मिनी हीप मतलब मिनिमम प्रायोरिटी वाली चीज़ें टॉप पे रहेंगी। तो जनरली मैक्स हीप का ही यूज़ होता है, क्योंकि मैक्स प्रायोरिटी वाली चीज़ों को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पाइथन के अंदर हमें ये हीप के फॉर्म में है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ एन रहेगा। एक पॉइंट है छोटा सा। तो हमने प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल किया, और हम देख रहे थे हम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं कैरेक्टर्स की, तो हमने सिंपल वही चीज़ किया, फंक्शन डिफाइन किया जो कि कैरेक्टर और के वैल्यू को टेक करता है। और एक एच मैप मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या करेगी? पर्टिकुलर कैरेक्टर में के कितने काउंट है उसको स्टोर करेगा, मतलब 1-to-1 रिलेशन में। तो सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज़ किया, इनिशियलाइज़ करने के बाद उसको मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक। फिर मैंने प्रायोरिटी क्यू को इनिशियलाइज़ किया, और फिर जो हैश मैप में फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसको पुट कर दिया।
मैं -1 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि इस प्रायोरिटी क्यू में जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी वो टॉप पे रहेगी। तो अब मैं 1 तो हटा नहीं रहा था, मुझे 3 में से हटाना है, तो मैं वो कैसे करूँगा? तो इसलिए मैंने यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट हो जाए और आगे चल के मैं -1 से मतलब नॉर्मल हैंडलिंग के थ्रू उसको ओवरकम कर सकूँ। तो इसलिए बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, हमने -1 सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी क्यू को डिजायर्ड वे में यूज़ करने के लिए यूज़ किया है, ना कि इसका और कोई इम्प्लीमेंटेशन में काम है। सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी क्यू को डिजायर्ड फॉर्म में यूज़ करने के लिए -1 का यूज़ किया। ठीक, जब तक के वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक क्या करो, क्यू में से टॉप मतलब जो मैक्स प्रायोरिटी वाली चीज़ है उसको रिट्रीव करो, मतलब फ्रीक्वेंसी, और उसमें से 1 रिड्यूस कर दो। यहाँ ऑलरेडी ये चीज़ नेगेटिव है तो +1 करके ही रिड्यूस होगा। फिर उसको रिड्यूस करने के बाद आप प्रायोरिटी क्यू के अंदर फिर से इसको पुट करो। ठीक, पुट करने के बाद हमारा के का काउंट रिड्यूस कर दो, ताकि हमने एक कैरेक्टर रिमूव कर दिया ऐसा इंडिकेट हो जाए। जब ये हमारा इटरेशन ख़त्म होगा तो हम एक रिज़ल्ट स्टोर करेंगे, और जब तक हमारा ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक इस रिज़ल्ट को जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब क्या करो, क्यू में से टॉप वैल्यू लो, क्योंकि क्यू के अंदर अब अपडेटेड वैल्यूज़ रहेंगी। तो अब उनको नेगेटिव किया, फिर उनको सॉरी यहाँ पर हमारा स्क्वायर, हाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर ही हो रहा है। स्क्वायर करने के बाद उसको रिजल्ट में प्लस कर दो, और जब ये इटरेशन खत्म हो जाए तो सिंपली रिटर्न द रिजल्ट। तो हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर देख लिया। सो क्वेश्चन नंबर 36, क्यू बेस्ड अप्रोच और फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स इन अ क्यू बेस्ड अप्रोच ऑफ फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रीम। क्यू बेस्ड किस लिए, हम यहाँ पर मैप का भी यूज़ कर सकते थे, एकदम 100% मैप का यूज़ कर सकते थे ताकि पता चल जाए कौन सा रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें क्यू का भी यूज़ करना है। तो क्वेश्चन है, गिवन ए इनपुट स्ट्रीम ऑफ string of a of n characters consisting only lowercase alphabet. The task is to find first non-repeating character each time a character is inserted in the string. If there is no such character, then append hash to the answer. मतलब इनपुट में ये दिया रहेगा ए बी सी डी, आउटपुट में हमारा ये रहेगा। इसका हम इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं कि सब जो अभी तक वैल्यू जो रिपीट नहीं हुई, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं ना, तो अभी तक हमारा ए कभी रिपीट नहीं हुआ था, तो उसको सिंपल प्रिंट कर दो। नेक्स्ट में देखते हैं कि अभी तक जो हम प्रिंट कर रहे थे वो रिपीट हो गया, तो हैश प्रिंट कर दो। फिर बी कभी रिपीट नहीं हुआ, और जो अब प्रीवियसली रिपीटिंग वैल्यू थी वो अब उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो बी हमने प्रिंट कर दिया। सी सी बी के सी बी अलग है और बी अभी तक रिपीट नहीं हुआ, तो बी आउटपुट में प्रिंट कर दिया। ठीक, तो हम यहाँ ये कहेंगे, सबसे पहले तो हमें चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनका काउंट रखना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए हम हैश मैप डिक्लेयर करते हैं ताकि पता चले कि भाई ये कैरेक्टर कितनी बार आया ऑर्डर ऑफ एन में। ठीक, यहाँ पर आप सिंपल अरे भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये जो कैरेक्टर है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करके इसका आस्की वैल्यू लेके 48 से मतलब 64 से, शायद 64 से माइनस करके आपको इसका इंडेक्स मिलेगा, तो उसका प्रोसेस अलग है। तो यहाँ मैंने सिंपल हैश मैप, सिंपल पड़ता है इससे यूज़ किया। फिर क्यू से ये पता चले अभी जो अभी तक के न्यू कैरेक्टर्स कौन है, नए नए कैरेक्टर कौन से पड़े हैं। जैसे अगर मैं क्यू लेफ्ट टू राइट इंप्लीमेंट करता हूँ तो मेरे को पहले ए मिलेगा, बी सी फिर डी, ताकि पता चले अभी तक के कौन से कैरेक्टर मुझे मिले हैं जिनको मैं आगे चल के देख सकता हूँ। ठीक, तो जब तक इनपुट स्ट्रीम खत्म ना हो जाए तब तक इनपुट स्ट्रीम में से टॉप एलिमेंट निकालो,
डी क्यू करो, या मैंने पॉप 0 किया है तो मतलब ये टॉप में से निकालेगा, क्यू जैसा काम करेगा ये। तो ठीक, अगर ये कैरेक्टर एच मैप में एग्जिस्ट करता है, मतलब नहीं करता है, सॉरी, अगर ये कैरेक्टर मेरे हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको इनिशियलाइज करो और क्यू के अंदर डाल दो, मतलब ये यूनिक रहा तो इसलिए मैंने क्यू के अंदर डाल दिया। अदरवाइज अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका काउंट बढ़ा दो। ठीक, जब ये प्रोसेस खत्म हो जाए तब एक फ्लैग सेट करो, फ्लैग, ताकि मैं आगे चल के हैश का यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख बोला है ना कि यहाँ पर जैसे अगर पहली बार रिपीट होता है, जैसे पहली बार रिपीट होता है ना, तब आपको हैश प्रिंट करना है, कोई दूसरी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी। ठीक, ताकि इसलिए मैंने यह फ्लैग का यूज़ किया ताकि पता चले कि भाई ये पहली बार रिपीट हो रहा है, पहली बार। अगर दूसरी बार रिपीट होता है तब तब भी वो हैश रहेगा, पहली बार रिपीट होते वक्त मैंने हैश प्रिंट करना है, तो इसीलिए मैंने फ्लैग का यूज़ किया। तो तब तक आप वैलिड टॉप वैल्यू निकालो, मतलब अब जैसे मैंने रिपीट हो गया तो मुझे अब यूनिक वैल्यू चाहिए, जैसे ए बी, तो अब क्यू में से मुझे वो टॉप एलिमेंट चाहिए जो रिपीट नहीं हुआ अभी तक। ठीक, और तो और उसका काउंट 0 से मतलब 1 से बड़ा हो, अगर ऐसा वैल्यू मिलता है तो फ्लैग को ट्रू कर दो। अगर फ्लैग ट्रू है या फिर क्यू ही ख़त्म हो गई, मतलब मुझे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जो अभी तक जिसका मतलब काउंट 0 से बड़ा हो, मतलब सॉरी 1 से बड़ा रहे, तो हैश प्रिंट कर दो। अदरवाइज उस टॉप वैल्यू को प्रिंट कर दो। यहाँ पर हमने पाइथन का क्यू यूज़ किया था, तो इसलिए हमको ये थोड़ा उसके डिक्शनरी एट्रीब्यूट में जाके क्यू में से उसका फर्स्ट एलिमेंट लेना पड़ा, मतलब ऐसे हमने यूज़ किया इसमें, क्योंकि गेट यूज़ करते तो सिंपली रिमूव कर देता है, तो इसलिए हमने ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है लेकिन तब ये काम करता है। ठीक, क्यू में से टॉप एलिमेंट देखा, जब ये हमारा पूरा इटरेशन ख़त्म हो जाएगा तो ये साइमल्टेनियसली प्रिंट कर रहा है, तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो हमारा रिजल्ट रहेगा। तो इस पर्टिकुलर के लिए जैसे ए अभी रिपीट नहीं हुआ तो ए रहेगा, ए रिपीट हो गया हैश कर दिया मैंने, बी, बी रिपीट नहीं हुआ तो मैंने बी लिख दिया। अगला कैरेक्टर है सी, सी रिपीट, मतलब सी का भी रिपीट नहीं हुआ तो वो तो क्यू में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर बी प्रिंट कर दिया। अगला देखता हूँ बी, बी रिपीट हो गया तो मैंने हैश लिख दिया और बी का काउंट बढ़ा दिया 2। डी, क्यू में से मैंने टॉप एलिमेंट निकाला, क्यू में तो सी था ना पहले जो अभी तक रिपीट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ सी प्रिंट करूँगा और डी को मैंने क्यू में अंदर डाल दिया कि ये वैल्यू थी जो रिपीट नहीं हुई अभी तक। तो हम इस तरह से वो उसमें इंटरनली काम करेंगे। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, given an array, print the next smallest for each element. The NAC for element x is the first character on the right side of x in array. Elements for which no smaller exist, consider NES as -1. जैसे अगर हमारे पास ये अरे है, हमारे पास अगर ये वाली अरे है 4 8 5 2 25 और इनका एनईएस फॉर्म करना है, तो 4 के राइट में वो फर्स्ट एलिमेंट जो 4 से छोटा हो, 8 नहीं है, 5 नहीं, हाँ 2 है तो ट्रू लिख दिया। 8 के राइट में 5, 5 लिख दिया। 5 के राइट में 2 लिख दिया। 2 के राइट में छोटा कोई नहीं है इससे, तो मैंने -1 लिख दिया और लास्ट वैल्यू का हमेशा -1 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक तरह से हम सेगमेंट ट्री का यूज़ करते हैं, ताकि रेंज्ड, क्योंकि हमें जैसे 4 का पहले 2 है, तो 4 से कोई भी वैल्यू छोटी होगी इस पर्टिकुलर रेंज में तो उसके लिए 2 ही रहेगा। तो हमने यहाँ एक रेंज्ड रिलेटेड क्वेरी चल रही है इधर, तो उसके लिए हम सेगमेंट ट्री का यूज़ करते हैं। सेगमेंट ट्री थोड़ा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम
आगे आने वाली क्लास में देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, पहले तो मैं उस क्लास को डिफाइन करता हूँ जो, और उसके अंदर ये फंक्शन रहेगा जो इस अरे को रिट्रीव करेगा। फिर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मैंने स्टैक का यूज़ किया। ठीक, फिर मैं इटरेट करूँगा पूरी अरे में, पूरी अरे के लिए इटरेट करूँगा ताकि उसके राइट में मुझे वैल्यू मिले। और मैं जो उस पर्टिकुलर वर्किंग इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा और लास्ट तक चेक करूँगा। और अगर वर्किंग इंडेक्स से करंट इंडेक्स सेम हो गया तो यहाँ पर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, कंटिन्यू। और मुझे पहला एलिमेंट देखना है, पहला जो एलिमेंट जो करंट से छोटा हो, मिल गया तो ब्रेक करो, नहीं मिला तो कंटिन्यू करते जाओ। और जब ये लास्ट में ख़त्म हो जाए तो चेक करो ये उस अरे की वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो -1 डाल दो, और अगर बराबर नहीं है तो उस नई मिनिमम वैल्यू को स्टोर करो, लास्ट में इसको रिटर्न कर दो। तो मतलब ये तो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन हो गया हमारा, लेकिन सेगमेंट ट्री का इम्प्लीमेंटेशन के साथ वो हम आगे चल के देखेंगे। तो एक क्वेश्चन रह गया था हमारा 29 लास्ट। या सर्कुलर टू, सपोज देयर इज हिमांशु इसमें 38 का, अच्छा 37 तक ही जाएगा ना, 0 से 37, राइट राइट। हाँ ओके, तो 29th लास्ट क्वेश्चन है, गो अहेड। तो क्वेश्चन नंबर 29, सर्कुलर टू। Suppose there is a circle, there are n petrol pumps on that circle. ठीक, we will be given two sets of data. The amount of petrol that each petrol station has, मतलब ये आपको कितना पेट्रोल दे सकता है, and distance from that petrol pump to next petrol pump, मतलब इस पेट्रोल पंप से नेक्स्ट तक जाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। तो मतलब अगर मैं इस पेट्रोल स्टेशन पे आता हूँ तो मेरे पास 6 यूनिट रहेंगी, और अगले पे जाने के लिए 4 यूनिट यूज़ हो जाएंगी। तो मैं अगले पे जाऊँगा तो मेरे पास 2 यूनिट बचेंगी। वो कैसे, 6 - 4 = 2। तो नेक्स्ट में मेरे पास 2 + 3 5 यूनिट्स रहेंगे। तब यहाँ देख सकते हैं मैं डेफिसिट में आ गया। अब मुझे इसको ओवरकम करना है। ये ओवरकम कैसे होगा, माइनस, तो मैं इस डेफिसिट को मैं अज्यूम करता हूँ स्टोर कर लिया। तो -1 मतलब अज्यूम करके चलता हूँ कि -1 का डेफिसिट है, और अगले स्टेशन पे जाने का 6 है। तो मैं जब इसको परफॉर्म करता हूँ तो मैं अगले पे आ गया। तो -1 का डेफिसिट 7 कवर कर सकता है विथ 3 अगले पे जाने के लिए। तो मतलब मैं ये राउंड ट्रिप परफॉर्म कर सकता हूँ अगर मेरा ये इटरेशन लेफ्ट टू राइट में डेफिसिट जो है वो 0 से छोटा हो, और जो पेट्रोल का सम है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहे, तब मैं इस राउंड ट्रिप को परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर ऐसा वो डेफिसिट की वैल्यू अगर नेगेटिव रह जाती है तो मैं इस राउंड ट्रिप को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हमने वही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया। मैं अज्यूम करता हूँ मैंने 0 से स्टार्ट किया, और कितना पेट्रोल है और कितना डेफिसिट है मेरे पास। ठीक, तो मैं लेफ्ट टू राइट इटरेट करूँगा, और जो मेरे पास अभी पेट्रोल रहेगा उसको स्टोर कर लिया। वो कैसे रहेगा कि भाई यहाँ तक आने के लिए कितना पेट्रोल लगता, मतलब कितना पेट्रोल मिलता है, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से आगे जाने के लिए कितना यूज़ हो जाता है अगले पे जाने के लिए, तो उतना पेट्रोल होगा मेरे पास। तो उन दोनों को मैनेज किया। वही चीज़ यहाँ पर, जैसे इस पोजीशन पे हूँ तो 6 यूनिट है, 4 यूनिट आगे जाने के लिए लगता है। जब मैं आगे गया तो मेरे पास 2 रहेगा, तो उसी को मैंने एस पे स्टोर किया। ठीक, तो मैं चलता गया, देखता हूँ कि मेरे पास जो पेट्रोल का अवेलेबल पेट्रोल है वो नेगेटिव में जाने लगा। नहीं, पर वो -1 का क्या फंडा है यार, -1 फंडा है तो उसका क्या करेंगे हम, तो कम हो गया ना वो, तो हाँ सर, जा वही ही नहीं वही पाएंगे फिर। सर, क्या है ना, इस सर्कुलर टूर में हम कहीं हाँ, से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से अच्छा, भी। हाँ हाँ ठीक, तो हाँ। अगर मैं कहीं से भी स्टार्ट करता हूँ तो ओवरऑल मेरा कभी भी जो, मतलब सॉरी, ओवरऑल लास्ट में मेरा डेफिसिट
जो है मतलब वो 0 से ऊपर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, राइट? हाँ, नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों यार? मेरे पास या तो 0 पेट्रोल रहेगा या फिर 0 से ऊपर रहेगा, तो ही तो राउंड ट्रिप कंप्लीट होगा, राइट? हाँ, यहाँ पर नेगेटिव में कैसे जाएगा? नेगेटिव में जाएगा तो मेरी गाड़ी बीच में रुक गई ना। नहीं नहीं, यहाँ पर हमने नॉर्मलाइज नहीं किया ना उन वैल्यूज को, इसलिए मैं नेगेटिव बोला था। ठीक है, आप आपने जो साइन का रिप्रेजेंटेशन बोला ठीक है, क्योंकि क्या हाँ, है ना, डेफिसिट हम जो अगर हम डेफिसिट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो एज -1 स्टोर कर सकते हैं, एज ए पॉजिटिव भी स्टोर कर सकते हैं। हाँ, -1 मतलब अभी हमारे पास कितना पेट्रोल क्या कहते हैं है, और अगर हम पॉजिटिव में स्टोर करते हैं डेफिसिट को, तो मतलब अभी हमें कितना पेट्रोल देना है, मतलब वर्डिंग का ही चेंज हो रहा है वो साइन की वजह से। ठीक, तो आपने जो बोला था कि हम इस नेगेटिव को कैसे हैंडल करेंगे, तो नेगेटिव का यही प्रोसेस रहेगा कि हमको ये ध्यान रखना है, ये सर्कुलर है। सर्कुलर को हमने अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक, सर्कुलर में मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और कहीं से भी स्टार्ट करता हूँ तो लास्ट में आके मैं वहीं पर ख़त्म करूँगा। ठीक, तो फाइनली जो डेफिशिएट है, मतलब मेरा जो पेट्रोल का एक्सेस रिक्वायरमेंट होगा, वो कभी भी ज़ीरो से ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा, मतलब डेफिशिएट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। पेट्रोल बच सकता है मेरे पास, लेकिन डेफिशिएट नहीं होना चाहिए। हाँ, वही नेगेटिव नहीं हो हाँ सकता, बस वही हाँ बात हाँ, है। पेट्रोल बच सकता है लेकिन डेफिशिएट में नहीं जा सकता। ठीक, हाँ, अच्छी तो बात जब मैं इस राउंड ट्रिप को ख़त्म करता हूँ तो लास्ट में मेरे पास डेफिसिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, पेट्रोल बच सकता है। तो उसको है। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, इटरेट करता हूँ लेफ्ट टू राइट, और मतलब कितना बचा, कितना मिला। जैसे यहाँ 6 था मेरे पास, अगले पे जाने के लिए 4, तो मेरे पास बचता है 2, अगले हाँ, स्टेशन पे हो जाएगा 5। ठीक, 5 मेरे पास पेट्रोल है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ। तो 6 and 4, और अगले पे मिलेगा 2, और मेरे को अगले पे 3 मिल रहा है, तो ये हो जाता है 5, 5 और 6। तो अगले पे डेफिसिट हो जाएगा -1 का, हाँ, अगले पे रिक्वायरमेंट वो हो गई। लेकिन जैसे सर्कुलर है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर कोई इस -1 को न्यूट्रलाइज कर दे तो मैं इस राउंड को ख़त्म कर सकता हूँ। तो -1, 7 उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6, और अगले पे जाने के लिए होता है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो मेरे पास 3 यूनिट बचता है, 3 यूनिट अच्छी बात है, बचता है, अच्छी तो मैं बात इस राउंड ट्रिप को ख़त्म कर सकता हूँ। है। राइट, राइट। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की, मैं मतलब लेफ्ट टू राइट इटरेट करता हूँ, कितना पेट्रोल है मेरे पास। अगर कभी भी वो डेफिसिट में चला गया, कभी भी अगर वो डेफिसिट पे चला गया, तो मैं स्टार्टिंग जो इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स, उसको नया डिक्लेयर करता हूँ i+1, क्योंकि मैं इटरेट कर रहा हूँ ना, और स्टार्ट में स्टोर करके रख रहा हूँ। तो स्टार्टिंग नया होगा, डेफिसिट भी स्टोर कर लूँगा, और मैं यहाँ से अब स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास पेट्रोल अब ज़ीरो रहेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो पेट्रोल ज़ीरो रहेगा, वो ऑटोमेटिकली अगले इटरेशन पे यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से आगे जाने के लिए इसको कैलकुलेट करेगा। तो जब ये हमारा पूरा इटरेशन ख़त्म होता है, तो लास्ट में हमें सिर्फ चेक करना है कि भाई जो मेरा जो तेल बचता है, और जो डेफिसिट है बच रहा है लास्ट का, बैलेंस हो रहा है या नहीं। अगर बैलेंस हो गया तो उसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज, सॉरी, मतलब जब बैलेंस हो गया तो उस स्टार्टिंग इंडेक्स को रिटर्न कर दो, और अदरवाइज हम कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते तो नन को रिटर्न कर दो। तो वही चीज़ यहाँ पर, अब हम अगर ज़ीरो से स्टार्ट कर दें तो वो बीच में -1 का डेफिसिट होता है। ठीक, तो हम स्टार्टिंग यहाँ अपडेट कर देंगे, तो वो 1 से एक बार स्टार्ट करके देखेगा। अगर वो डेफिसिट बीच में बन रहा है तो नया स्टार्टिंग डिक्लेयर करेगा 2 से। ठीक, तो ये देखता है कि मैं 2 से तो परफॉर्म कर सकता हूँ, और क्या डेफिसिट पीछे का कवर हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो मतलब मैं ये लूप ख़त्म कर सकता हूँ। तो हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। बस हमारा एक सेगमेंट्री और रेंज रिलेटेड वो क्वेश्चन बचता है हमारा, हम